तो आज की इस विस्तृत और गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है आज का हमारा विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। ये एक ऐसा विषय है जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम दिखता है, लेकिन इसका असर हर जगह है। हाँ, सही कहा आपने। आज हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। मतलब हम साख पत्रों की दुनिया, जिसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, और खासकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिकोड करेंगे। और ये डिकोड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम व्यापार जगत को देखते हैं तो वो सिर्फ नकद पर नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। अगर हम एक पूरी सप्लाई चेन को देखें, जैसे कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से लेकर थोक व्यापारी तक। हाँ, और फिर वहां से खुदरा व्यापारी और अंततः उपभोक्ता तक, इस पूरी श्रृंखला को चलाने के लिए उधारी या कह लें कि क्रेडिट का सहारा लेना ही पड़ता है। ये उधारी कोई कागजों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि वो अदृश्य इंजन है जो इस पूरी व्यवस्था को गति देता है। और देखिए, यहीं पर मेरा एक नजरिया है जो मैं साझा करना चाहूंगी। साख को साबित करने के लिए सिर्फ जुबानी वादे काफी नहीं होते। मतलब कानूनी तौर पर कुछ ठोस चाहिए होता है ना? एग्जैक्टली। एक लिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट या साख पत्र कहते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम इन कागजातों के पीछे के कानूनी और वित्तीय जादू को समझें। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। स्रोत सामग्री में जो सबसे सामान्य उपकरण दिए गए हैं, उनमें मुख्य रूप से दो नाम आते हैं। एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय बिल, और दूसरा है प्रॉमिसरी नोट। जी, और इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही बुनियादी है लेकिन बहुत गहरा है। तो अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 5 की बात करें, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को परिभाषित करता है, तो ये इसे एक अनकंडीशनल ऑर्डर या कहें कि बिना शर्त आदेश के रूप में परिभाषित करता है। बिना शर्त आदेश मतलब इसमें कोई अगर मगर नहीं होता। बिल्कुल, ये लिखित होता है, इसे बनाने वाला इस पर हस्ताक्षर करता है और इसमें एक निश्चित राशि चुकाने का सीधा आदेश होता है। इसे समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है, सुरेश और मेहता का मामला। मैं इसे थोड़ा सरल करके बताता हूं। मान लीजिए सुरेश एक विक्रेता है और उसने मेहता को 10,000 रुपए का माल उधार बेचा है। तो इस स्थिति में सुरेश लेनदार या क्रेडिटर है? हाँ, और क्योंकि सुरेश को पैसे लेने हैं तो वो एक बिल बनाता है। इसलिए तकनीकी भाषा में सुरेश यहाँ ड्रॉअर कहलाएगा। और ये बिल मेहता पर बनाया गया है तो मेहता को हम ड्रॉई कहेंगे। ड्रॉई, ठीक है। और फिर एक तीसरा किरदार भी होता है जिसे पैसा मिलता है, जिसे पेई कहा जाता है। हाँ, तो इस उदाहरण में चूंकि सुरेश ने ही बिल बनाया है और उसी को पैसा मिलना है, तो सुरेश ही पेई भी है। सही कहा। लेकिन अब अगर हम इसकी तुलना प्रॉमिसरी नोट से करें, जो कि सेक्शन 4 में आता है, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। वो कैसा? देखिए, प्रॉमिसरी नोट कोई आदेश नहीं है, ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, यानी बिना शर्त वादा। अच्छा, मतलब इसमें कोई किसी को आदेश नहीं दे रहा, बल्कि खुद वादा कर रहा है। बिल्कुल, इसे देनदार खुद बनाता है। जैसे हमारे उदाहरण में मेहता खुद एक कागज पर लिखकर दे कि मैं सुरेश को 10,000 रुपए देने का वादा करता हूं। तो इसका मतलब इसमें केवल दो ही पार्टियां हुई, एक जो कागज बना रहा है यानी मेकर, और दूसरा जिसे पैसे मिलेंगे यानी पेई। एकदम सही पकड़ा आपने। स्रोत में दी गई तालिका के आधार पर यही सबसे मुख्य अंतर है। बिल हमेशा एक लेनदार बनाता है और उसमें देनदार की स्वीकृति या एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हाँ, बिना स्वीकृति के वो बिल किसी काम का नहीं है। जबकि प्रॉमिसरी नोट देनदार खुद बनाता है, तो उसमें किसी स्वीकृति की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इन उपकरणों की बात करते हैं तो एक ऐसा साधन है जिसका नाम हमने सबसे ज्यादा सुना है, चेक। चेक तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन चेक असल में क्या है? स्रोत सामग्री के अनुसार अगर देखें तो चेक का रहस्य भी इसी कानून में छिपा है। सेक्शन 6 का हवाला देते हुए मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि चेक भी असल में एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। बस इसमें कुछ खास शर्तें जुड़ जाती हैं। जी, दो बहुत ही खास शर्तें। पहली ये कि चेक हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर यानी निर्दिष्ट बैंक पर ही लिखा जाता है। आप किसी व्यक्ति पर चेक नहीं लिख सकते। और दूसरी शर्त? दूसरी ये कि चेक हमेशा मांग पर देय या पेएबल ऑन डिमांड होता है। इसी वजह से इसमें बिल की तरह किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। और मैंने ये भी पढ़ा था कि चेक पर कोई स्टैंप लगाने की भी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही। अब अगर हम समय और ग्रेस पीरियड की बात करें, जिसे टर्म और ड्यू डेट कहा जाता है, ये मुझे हमेशा से बहुत पेचीदा लगता था। लेकिन ये बहुत ही रोचक नियम है।
इसे अनुग्रह के 3 दिन या 3 days ऑफ ग्रेस कहते हैं। मतलब बिल की जो भी समय सीमा है उसमें 3 दिन और जोड़ दिए जाते हैं। हाँ, मान लीजिए अगर कोई बिल 1 महीने के लिए 1 मार्च को लिखा गया है, तो उसकी देय तिथि 1 अप्रैल नहीं होगी। वो 4 अप्रैल होगी। 1 अप्रैल प्लस 3 दिन। एकदम सही गणना की आपने। लेकिन इसमें एक मेमोरेबल डिटेल भी है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। वो सार्वजनिक अवकाश वाला नियम। जी हाँ, अगर देय तिथि किसी सार्वजनिक अवकाश को पड़ती है, जैसे मान लीजिए 26 जनवरी को, जो कि गणतंत्र दिवस है, तो नियम कहता है कि भुगतान एक दिन पहले करना होगा। तो मतलब 25 जनवरी को, पिछली कार्य दिवस पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लीजिए सुरेश के हाथ में वो स्वीकृत बिल आ गया, अब वो उसका क्या कर सकता है? इलस्ट्रेशन 1 के आधार पर देखें तो सुरेश या किसी भी होल्डर के पास मुख्य रूप से 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो शायद सबसे सीधा है, रिटेन करना। जी, रिटेन करना, यानी बिल को उसकी देय तिथि तक अपने पास सुरक्षित रखना। अकाउंटिंग की भाषा में ये एक एसेट है जिसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। लेकिन व्यापार में तो हमेशा पैसे की तुरंत जरूरत पड़ सकती है। 3 महीने इंतजार कौन करे? और वहीं पर दूसरा विकल्प काम आता है जिसे डिस्काउंटिंग या भुनाना कहते हैं। अगर पैसे की तुरंत जरूरत है तो आप बैंक के पास जा सकते हैं। बैंक को चार्ज काटेगा, है ना? बिल्कुल, बैंक कुछ डिस्काउंट काटता है। जैसे अगर 10,000 का बिल है तो शायद 200 रुपए का डिस्काउंट काट ले और आपको तुरंत 9,800 रुपए नकद मिल जाते हैं। ये तो बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। और तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा है एंडोर्समेंट या बेचान। मान लीजिए सुरेश को किसी और को पैसे देने हैं, व्यक्ति सी को, तो सुरेश वो बिल व्यक्ति सी को ट्रांसफर कर सकता है और वो बिल आगे बढ़ जाएगा। हाँ, और चौथा विकल्प है कलेक्शन। आप बिल बैंक को दे देते हैं ताकि समय आने पर बैंक खुद जाकर पैसे वसूल ले और आपके खाते में डाल दे। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अकाउंटिंग की किताबों में देनदार यानी मेहता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल किसके पास है। क्या हो अगर वादे टूट जाएं? मेरा मतलब है देय तिथि आ गई और मेहता ने भुगतान करने से इनकार कर दिया, तब क्या होगा? इसे कानूनी भाषा में डिसऑनर या अनादरण कहते हैं और ये गंभीर स्थिति होती है। हाँ, क्योंकि पैसा तो फंस गया। इसलिए इसे कानूनी रूप से दर्ज करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस आकर कह दें कि पैसे नहीं मिले। होल्डर को एक नोटरी पब्लिक के पास जाना होता है। नोटरी पब्लिक मतलब सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी? जी, नोटरी इस इनकार को औपचारिक रूप से दर्ज करता है। इस प्रक्रिया को नोटिंग कहते हैं। और जाहिर है नोटरी इसके लिए कोई फीस भी लेता होगा। बिल्कुल, जिसे नोटिंग चार्जेस कहते हैं। मान लीजिए 100 रुपए लगे और इसके बाद जो प्रमाण पत्र जारी होता है उसे प्रोटेस्ट कहा जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, ये नोटिंग चार्ज देगा कौन, सुरेश या बैंक? तात्कालिक रूप से तो जो नोटरी के पास गया है वही फीस देगा, लेकिन अंततः ये सारा पैसा मूल देनदार से ही वसूला जाता है। मतलब मेहता से? हाँ, अकाउंटिंग की किताबों में ये पूरा अमाउंट ड्रॉवी के खाते में डेबिट कर दिया जाता है क्योंकि गलती उसी की है। ये तो बात हुई जब कोई साफ मना कर दे। लेकिन अगर मेहता की नीयत साफ हो पर उसके पास फिलहाल पैसे ना हो, ऐसे में रिन्यूअल ऑफ बिल यानी बिल के नवीनीकरण का विकल्प होता है। मेहता देय तिथि से पहले सुरेश के पास जा सकता है और पुराने बिल को रद्द करवा सकता है। और शायद कुछ पैसे नकद दे दे। हाँ, जैसे स्रोत में एक रमेश का मामला दिया गया है। 10,000 में से उसने 4,000 नकद दे दिए। और बचे हुए 6,000 का क्या? उस 6,000 के लिए एक नया बिल स्वीकार किया जाता है, लेकिन उसमें अतिरिक्त समय के लिए ब्याज या इंटरेस्ट भी जोड़ दिया जाता है। ये तो काफी तार्किक लगता है। और मैंने रिटायरमेंट ऑफ बिल के बारे में भी पढ़ा था। वो इसके ठीक उलट है। अगर देनदार समय से पहले ही पैसे दे दे तो उसे कुछ छूट मिलती है जिसे रिबेट कहते हैं। अब तक तो हम ऐसे बिलों की बात कर रहे थे जहां सच में कोई माल बिका है, लेकिन स्रोत सामग्री का एक हिस्सा मुझे बहुत ही रोमांचक लगा। क्या बिना कोई सामान बेचे या खरीदे बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, ये साख पत्रों की दुनिया का असली जादू है। इसे अकोमोडेशन बिल कहा जाता है। बिना माल के व्यापार, ये कैसे काम करता है? इसमें कोई असली व्यापारिक लेन देन या कंसिडरेशन नहीं होता। ये सिर्फ वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की मदद करने का एक तरीका है। इसे म्यूचुअल हेल्प कहते हैं। इलस्ट्रेशन 7 में इसका बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है, एक्स और वाई का उदाहरण। आप इसे कैसे समझाएंगे? तो देखिए, एक्स को पैसों की जरूरत है। वो वाई पर 10,000 रुपए का बिल लिखता है। वाई उसे स्वीकार कर लेता है, हालांकि उसने कोई माल नहीं खरीदा है। और फिर एक्स उस बिल को लेकर बैंक जाता है। हाँ,
और उसे बैंक से 9600 रुपये में भुना लेता है, मतलब 400 रुपये का डिस्काउंट कट गया। इसके बाद एक्स क्या करता है? एक्स आधा पैसा यानी 4800 रुपये और आधा डिस्काउंट लॉस यानी 200 रुपये वाई के साथ बांट लेता है। बदले में वाई भी कुछ समय बाद एक्स पर ऐसा ही एक बिल लिख सकता है। ये व्यवस्था सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। वो कैच क्या है? ये व्यवस्था तब तक ही ठीक चलती है जब तक सब समय पर अपने हिस्से के पैसे चुका रहे हों। लेकिन स्रोत के उदाहरण में आगे क्या होता है? वाई दिवालिया हो जाता है। ओहो, इंसॉल्वेंट हो गया। जी, और वाई की संपत्ति से केवल 50% ही वसूल हो पाता है। बाकी का सारा पैसा बैड डेट्स या डूबत ऋण और डिफिशिएंसी बन जाता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो ये व्यवस्था जितनी मददगार है उतनी ही जोखिम भरी भी है। बिल्कुल, क्योंकि एक के डूबने पर दूसरा भी वित्तीय संकट में फंस जाता है। ये ताश के पत्तों के महल जैसा है। एकदम सही उपमा दिया आपने। टनल को विभाजित कर दिया जाता है। अलग अलग किताबें बना दी जाती हैं। जी, सभी प्राप्त होने वाले बिलों के लिए बिल्स रिसीवेबल बुक बनाई जाती है और जितने बिलों का भुगतान करना है उनके लिए बिल्स पेएबल बुक रखी जाती है। और इनमें पूरा ब्यौरा होता होगा। हाँ, बिल की तिथि, नाम, अवधि, राशि, सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से दर्ज किया जाता है। ये तो बहुत जरूरी है ताकि कोई ड्यू डेट छूट ना जाए। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट हो गया है कि व्यापार सिर्फ नकदी पर नहीं चलता। ये भरोसे के लिखित दस्तावेजों पर चलता है। बिल्कुल, चाहे वो साधारण प्रोमिसरी नोट हो या अनुग्रह के 3 दिनों वाला बिल ऑफ एक्सचेंज हो या फिर आपसी मदद के लिए बना वो जोखिम भरा एकोमोडेशन बिल।